प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। हम लोग एनसीईआरटी की क्लास कर रहे थे। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआरसी, केबीएड, डीएसएसबी, एनबीएस, बीपीएससी, रेलवे, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके हम लोग एनसीईआरटी की क्लासेस को लगातार आगे बढ़ा रहे थे और इस श्रृंखला में हमने क्लास 11th को कंप्लीट कर दिया था। यह क्लास 12th का तीसरा चैप्टर है। इसके बाद 10 चैप्टर और बचेंगे जो आपके मार्च महीने में ही खत्म हो जाएगा। चलिए जनन स्वास्थ्य को आगे बढ़ाते हैं और इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग एक बार में देखने का प्रयास करते हैं। इसमें दिया गया पहली टॉपिक है जनन स्वास्थ्य समस्या और कार्यनीति। दूसरी टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण। तीसरी टॉपिक है सगर्भता का चिकित्सकीय समापन और उसके बाद यौन संचारित रोग और बंधता। ये हमारी 5 टॉपिकें हैं। छोटा चैप्टर है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे आप तो थोड़ा बड़ा वीडियो हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो ये खत्म हो सकता है। यहाँ जनन और स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है, जनन संबंधी अंगों में होने वाली समस्याओं से रिलेटेड है। स्वास्थ्य सीधा सीधा आप सब जानते हैं, डब्ल्यूएचओ की डिफिनीशन है कि फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल और जो हमारे इमोशनल, ये सभी जो लगाव होते हैं वह लगाव हमारे सही होने चाहिए, ऐसा डब्ल्यूएचओ का कहना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन सब का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के तौर पर लिया जाता है। चलिए कुछ चीजें यहाँ पे दी गई हैं, कुछ नई चीजें हम लोग ऐड करके पढ़ेंगे और बहुत वैल्यूएबल नहीं है, एक दो क्वेश्चन वैल्यूएबल है। तो देखते हैं, इसका भी प्रयास हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। आगे बढ़िए। कह रहा पिछले अध्याय में आपने जनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा था। 3 वीडियो में ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है। आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। अब उससे जुड़े निकट शीर्षक अर्थात जनन स्वास्थ्य पर चर्चा करेंगे। हम जनन स्वास्थ्य शब्द का तात्पर्य समझते हैं। यह शब्द साधारणतः जनन अंगों, वही मैं जो बताया वही चीज है, स्वस्थ जनन अंगों और उनके सामान्य प्रकारों से संबंधित है। वस्तुतः यह एक व्यापक परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है जिसमें अंतर्गत जनन के भावनात्मक और सामाजिक पहलू जुड़े होते हैं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार अगर हम बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य। अब सभी पहलुओं मतलब छोटा सा पहलू लेकर के और बड़े से बड़े पहलू तक के सभी हिस्से इसमें आ जाते हैं, जैसे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, व्यवहारात्मक लगाव और सामाजिक स्वास्थ्य। शारीरिक रूप से जैसे मान लीजिए कोई महिला है या पुरुष है, लेकिन वो लैंगिक रूप से एक उम्र तो आ गई, वो क्या कहते हैं, प्योवर्टी में तो चल रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं जन्म की एज आ गई, परंतु उसमें ओवम का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, स्पर्म का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो शारीरिक विकास ही उसका नहीं है। हम ये कहेंगे ना कि उसमें अंग तो है, टेस्टिस है, ओवरी है, लेकिन उसका शारीरिक विकास नहीं हुआ है जनन स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में। भावनात्मक लगाव, अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है लेकिन उसमें रिप्रोडक्शन के प्रति उसकी भावना ही नहीं बन रही है, उसमें सेक्स की भावना नहीं है, तो अब वो भावनात्मक रूप से परिपक्व नहीं हो सकता, मैच्योर नहीं है, तो उससे आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अच्छी वो नहीं कर सकते। व्यवहारात्मक यानी उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। वो मैं अक्सर इस चैप्टर जो बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मर्डर वाली मूवी की कहानी बताता हूँ कि उसने नपुंसक हो लिया कि मैं जो है ऊब जाता है, तो मर्डर टू वाले में किसने, मैंने कोई मूवी देखी थी उसी के साथ मर्डर टू में, तो उसने जो है अपने आप को नपुंसक बनवा दिया, वो थर्ड जेंडर वाली कैटेगरी में चला गया। लेकिन उसके बाद क्या किया, उसके अंदर की जो हवस की भूख थी वो बंद नहीं होती थी और वो महिलाओं को मारना, दंडित करना। तो व्यवहारात्मक चीजें भी बहुत मायने रखती हैं और समाज तो हमारा समाज है, क्योंकि जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसी से एक समाज का निर्माण हो रहा है और समाज के द्वारा जो किया जाता है उसी से हमारा व्यक्तित्व, हमारा निर्माण होता है। तो जायज सी बात है, हमें समाज में एक अच्छा कार्य करना चाहिए। इसीलिए ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है जिसमें ये सभी चीजें हो, शारीरिक डेवलपमेंट अच्छा हो, भावनात्मक लगाव अच्छे हो, व्यवहारात्मक लगाव अच्छे हो और सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा हो। ऐसे समाज को हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्दी समाज कहते हैं, जिनमें लोगों के जनन अंग शारीरिक रूप से प्रकारात्मक रूप से सामान्य हो, यौन संबंधित सभी पहलुओं जिनकी भावनात्मक और व्यवहारिक पारस्परिक क्रियाएं सामान्य हो। जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने का
क्या महत्व है और इसके पाने के लिए कौन सी विधियां अपनानी चाहिए, आइए हम जानते हैं। जनन स्वास्थ्य समस्या एवं कार्य नीति। विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त किया। देखिए, और विश्व में बहुत से ऐसे देश हैं जो सेक्स फ्री कंट्री है। ठीक है, आपने वो देखा ना, जो अभी देखिए कहीं स्टोरी पढ़ी है तो वैलेंटाइन सिरोल की जो स्टोरी आती है, जिसे वैलेंटाइन डे के रूप में लोग मनाते हैं उनके जन्मदिन को, एक्चुअली में उनके यहाँ क्या था कि ये पशुवत ही जिंदगी थी जो जिंदगी है, यानी नर मादा। अभी भी बहुत से ऐसे देश हैं, सेक्स फ्री कंट्री है, तो वहां पे कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ। लेकिन भारत एक ऐसा देश था जिसने एक इसका लक्ष्य बनाया कि नहीं, इसका एक राष्ट्रीय स्तर पर पहलू हो जनन स्वास्थ्य का, और सभी लोग जननात्मक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। तो वैलेंटाइन सेरोल ने वो शादी वाला प्रकरण शुरू कराया और उनके जो भी उनके प्रेमी प्रेमिका होते थे उन्हें बंधन के रूप में बांधा और कहा कि भाई आज से आपकी संपूर्ण जो भी जरूरत है सेक्स रिलेटेड वो इनके द्वारा पूरी की जाएगी। तो क्या हुआ कि उनका एक सिविलाइजेशन हुआ, एक अच्छी नीतियां आई, अच्छे लोग बने, अच्छी चीजें। जबकि भारत एक ऐसा देश है कि आदिकाल से इस परंपरागत है कि पति पत्नी या दो यूनिट नहीं होते हैं, एक यूनिट मान लिए जाते हैं। जबकि व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो दो यूनिट है, पति अलग है पत्नी अलग है, लेकिन यहाँ पे सामाजिक तौर पे उसे एक यूनिट माना जाता है। तो भारत तो पहले से ही इस प्रथा को मानता था, लेकिन भारत में भी अब इल्लू इल्लू वाला कार्यक्रम थोड़ा ज्यादा हो गया, वो एक अलग का मैटर है। लेकिन पहले तो थोड़ा सा चीजें दूसरी तरह की थी। तो भारत सरकार राष्ट्रीय स्तर पर इस नीति को लाई कि जो अभी भी समस्याएं थी, 21वीं सदी तक बहुत सारी समस्याएं थी। भारत को विकसित भारत कह करके भी मतलब अपने आप में ही एक बुराई की बात है कि 2021 में 22 में मूवी बने, हमें लगता है 21वीं सदी में मूवी बनती है टॉयलेट एक प्रेम कथा। तो ये अगर समाज को टॉयलेट जाने के लिए भी अगर सही राह दिखाई जा रही मूवी बना करके, तो कहीं ना कहीं भारत की जो क्षमता है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है कि हमारा विकास तो हुआ, हमने अपने वैदिक कुरीतियों, वैदिक परंपरा में जो चीजें थी उससे कहीं दूर जाकर के अलग अलग कुरीतियों को सीख लिया। दूसरी तरफ पैडमैन करके एक मूवी आई थी ना अक्षय कुमार की कोई, अब ये जाकर के अगर ऐसी चीजें समझाई जा रही हैं कि मूवी के थ्रू बताया जा रहा है कि नहीं ये जरूरी है, पैड जरूरी है, तो कहीं ना कहीं इसमें अभी कमी थी, और सरकार ने और जो भी हमारी प्राइवेट संस्थाएं हैं वो जनता को जागरूक करने का कार्य करना शुरू की, और लगभग लगभग लक्ष्य को पूरा किया गया। स्कूलों में, कॉलेजों में अब तो कैंप लगता है, वो महिला आयोग वाले जो होते हैं वो सब जाती हैं, बच्चियों को समझाती हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। महिला पुलिस भी जाती है, बच्चियों को समझाती है कि नहीं ऐसा है वैसा है, आपको कोई दिक्कत हो परेशानी हो, 1090 वाला जो कुछ है। तो सरकार कहीं ना कहीं इस पहलू पे काम करती है, और जनन स्वास्थ्य एक ऐसा हिस्सा था जिसको राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार ने लागू किया। ये सब कहानियां हैं, कोई बहुत मतलब है नहीं, काम की चीजें आगे आएंगी। आगे देखिए, कार्य योजना और कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है कि पहली सरकार के पहले ही गठन में ऐसा कार्य किया गया। देखिए, केरला इन कार्यक्रमों को परिवार नियोजन नाम दिया गया, या अब इसका नाम मोदी जी बदल दिए और नाम हो गया परिवार कल्याण। ठीक है, नाम से जाना जाता है। इनकी शुरुआत 1951 में हुई थी। पहले दशकों के समय समय पर इनका आवधिक मूल्यांकन भी किया गया। जनन संबंधित और आवधिक क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करते हुए बहुत उन्नत और व्यापक कार्यक्रम फिलहाल अब इसको और थोड़ा बढ़ाया गया, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम RCH के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करते हुए जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज, मेन रूप क्या था, जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए गए। भाई हमारा समाज जो होना चाहिए जनन के परिप्रेक्ष्य में स्वस्थ होना चाहिए, यानी जच्चा बच्चा और जो आने वाली पीढ़ी है, कभी भी किसी भी देश की जो मजबूती होती है उसकी फ्यूचर की जो जनरेशन होती है वो होती है। ये बहुत बड़ी लाइन होती है, मैं बार बार कहता हूं, लेकिन ये लाइन कोई समझता नहीं। किसी भी देश का या किसी भी परिवार का, किसी भी समाज का जो वर्तमान है वह वर्तमान तो ठीक है, लेकिन उसका जो भविष्य है उस भविष्य का निर्माण वर्तमान में आए हुए जो बच्चे होते हैं उससे निर्भर करता है।
भारत कितना उन्नत करेगा ये आज के उन नवजात शिशुओं से लेकर के और वो पढ़ने वाले 10, 11, 12 बीए बीएससी भी काम करने वाले उन बच्चों पर निर्भर करता है कि आने वाला भारत का भविष्य कैसा होगा। लेकिन अगर आज उन्हें शिक्षा से विमुख कर दिया जाए, उन्हें उग्रवादी, आतंकवादी, नक्सलाइट बनाया जाए, तो वो वही सीखेंगे जो आज हम उन्हें सिखाएंगे। तो समाज को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा जरिया होता है कि हम समाज में आने वाले भविष्य को बेहतर करें। ठीक। तो जबकि आज थोड़ा सा गलत हो रहा है, चाहे वो सही कहिए चाहे गलत कहिए, वो देखिए टीवी पे भी आजकल डिबेटें चल रही है। तो हमें लगता है कि वही माई लाइफ माई चॉइस, लेकिन कहीं ना कहीं समाज इस बात का एक हिस्सा होता है और समाज के बनाए गए नियम कानून जो भी चीजें हैं या सरकार द्वारा बनाए गए नियम कानून समाज के लिए बेहतर है। माई लाइफ माई चॉइस, रेड सिग्नल है, तुम्हें नहीं रुकना है, मत रुको, जाओ, मरो, कौन रोक रहा है? भाई रेड सिग्नल माई लाइफ माई चॉइस के लिए थोड़ी ना है। रेड सिग्नल तो एक नियम है, एक कानून है, एक दायरा है कि रेड सिग्नल है मतलब तुम्हें रुकना है। ठीक। जबकि तुम्हारी राइट फिर अभी ग्रीन होगी, तुम जाना 2 मिनट, 1 मिनट, आधा सेकंड, 30 सेकंड का एक मैटर है तो उसमें रुक जाओ भाई। लेकिन नहीं, मुझे तो गाड़ी निकालनी है, मैं तो जाओ निकालो, आगे वाला टक्कर देगा, सेवा समाप्त। तो कहीं ना कहीं समाज के लिए ये सब बहुत जरूरी था और 1951 से सब कहानियां शुरू हुई। कैसे कैसे कहानियां जनता तक पहुंचाएगी देखिए आगे। कह रहा श्रव्य और दृश्य यानी ऑडियो विजुअल। तो यहाँ पे रेडियो टीवी जो भी माध्यम थे उन माध्यम से मुद्रित सामग्री यानी न्यूज़पेपर की सहायता से सरकारी और गैर सरकारी संगठन, सरकार तो कार्यक्रम में लगी ही है, उसके साथ गैर सरकारी संगठन भी लग हुआ है। मुझे लगता है कि कई ऐसे गैर सरकारी संगठन है अभी भी बहुत अच्छी तरह से कार्य करते हैं। जैसे वो देखिए एड्स वाली एक संस्था है, कोई मुझे नाम तो उसका याद नहीं है, अक्सर कार्य करते हुए दिख जाती है, जो एड्स उन्मूलन की संस्था है उसका नाम बहुत हमको याद नहीं आ रहा है। मैंने कई जगह उसके बैनर पोस्टर देखे हैं। महिला आयोग वाले हैं, स्कूल स्कूल में जाते हैं। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, जो महिला डिपार्टमेंट की पुलिस है, वो जा जा करके बच्चों को बच्चियों को समझाती है। ठीक। सामाजिक कुछ लोग होते हैं जो थोड़े से मतलब समाज में अच्छे वर्चस्व रखते हैं, तो वो लोग भी समाज को एक अच्छी दिशा देने की कोशिश करते रहते हैं। लड़कियों को समझाना, लड़कों को समझाना, और भी स्कूल कॉलेज की भी जिम्मेदारी बनती, बहुत सारी चीजें वो समाज को सिखाने का कार्य करते हैं। लोग सुने माने ना माने, अगर उनको लगता है कि हमारा काम 1% लोग भी समझ रहे हैं तो हम बेहतर कार्य कर रहे हैं। सरकार भी कुछ इसी तरह से और कुछ गैर सरकारी संगठन भी इसी तरह से जनता के बीच में जाकर के जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। अभी भी चल रहा है ये काम। ठीक है। उपर्युक्त सूचनाओं को प्रसारित करने में किसका किसका साथ लिया गया? माता पिता का। भाई किसी भी बच्चे या बच्ची को सही दिशा देने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसका पेरेंट सही होना चाहिए। अब बेवड़ी बन करके वो खुद ही पी करके आ रहा है तो बच्चे को पीने के लिए थोड़ी मना करेगा, वो खुद ही गलत दिशा में है। ठीक। तो ये पहला हिस्सा किसका होगा कि ये माता पिता। दूसरा निकट संबंधी, जो उस परिवार में संबंधित लोग हैं, चाहे वो रिलेशन के होंगे, चाचा मामा ताऊ नाना काका जो भी हैं वो निकट संबंधी में आ गए, दादा दादी। उसके बाद शिक्षक। अगली भूमिका किसकी रखी गई? शिक्षक की। चूंकि शिक्षक एक ऐसा होता है जो किसी का अहित नहीं चाहता है, उसकी ये उसके जीवन का एक हिस्सा होता है, वो किसी का अहित नहीं चाहता है, चाहे उसके पास वही लाइन है ना उसकी, प्रियांशु गजेंद्र की वो कहता है कभी है तो वो कहता है ना एक लाइन की, खुली छत पे कबूतर भेजता हूँ, झोपड़ी या महल में कब देखता हूँ, हर खुली छत पर कबूतर भेजता हूँ। तो शिक्षक की वही स्थिति है कि जात धर्म मजहब सबसे हट करके हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को, हर एक उस भारत के भविष्य को एक सही दिशा देता है। तो ये कहीं ना कहीं इसको भी ट्रेंड करने की जरूरत है। देखिए पहले तो बच्चे के लिए कौन जिम्मेदार हो गया? उसके माता पिता, फिर कौन हो गए? उसके संबंधी, निकट संबंधी, फिर उसके शिक्षक, फिर उसके बाद कौन आ गए? उसके मित्र, बच्चे के जो मित्र होते हैं की प्रमुख भूमिका होती है। विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को, अब ये आपका प्रश्न है भैया, इससे पहले कोई प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया, ये आपका प्रश्न है असरसन रीजन का। ये देखिए कह रहा विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अभी देखिए टीवी पे क्या कहें, किसी को कुछ उल्टा पलटा बोलना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसे ऐसे महिलाएं, ऐसे ऐसे पुरुष, मैं तो इधर कुछ दिन से जब ये होली के सीजन में थोड़ा खाली था तो मैं
ज्यादा जाकर के टीवी भी देखता था, डिबेट उबेट। तो उस डिबेट में मैंने देखा कि अजीब अजीब से मतलब बिना सिर पैर की बात करने वाली महिलाएं और पुरुष आ जाते हैं। ठीक, और वो भी एक साधु महात्मा को बुला लेते हैं जो कथावाचक हैं या साधु हैं, सन्यासी हैं, उनको बुला लिए। एक तो आईआईटी चूतिया बाबा है, उसको बुला लिए। तो अब ये जो है आकर के कुछ बोल रहे हैं, सब चल रहा है। भैया समाज उनके नियम से नहीं चलता है, चाहे वो बाबा हो, चाहे वो किसी व्यक्तिगत किसी की राय से नहीं चलता है। समाज समाज के नियम से चलता है। तो वही कह रहा है कि इसमें किसकी भूमिका अधिक होनी चाहिए। विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ये जरूरी है ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके। अब उसी इस मुद्दे पे भी चर्चा थी। देखिए, तो कह रहे थे यौन शिक्षा की पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन करनी चाहिए। आप इस पे अडिग रहिए और आपको नंबर यहीं से मिलना है। बाकी जो आपके मन मस्तिष्क में चल रहा है वो आप अपने पास रखिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। कि यौन शिक्षा बच्चे के सामने ये सब की बातें करेंगे, वो आप अपने दिमाग पर भर के रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि आपको पेपर नंबर चाहिए, तो आपको कहना पड़ेगा कि यौन शिक्षा की पढ़ाई दिया जाना जरूरी है। बच्चे यौन संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली भ्रांतियों पर विश्वास ना करें। बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही साथ बहुत से ऐसी गंदी मूवियां भी हैं जो बच्चे देखते हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो। मैं डायरेक्ट उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसके पहले वाली बात कर रहा हूं जो और ज्यादा खतरनाक है। वो चाहे भोजपुरी हो, बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, ये और भी भद्रता दिखा रहे हैं। बल्कि वो जो फाइनल वाली है वो तो देख ही रहे हैं लोग, लेकिन ये और भद्रता दिखा रहे हैं। तो ये भ्रांतियां जो फैली हुई हैं उससे विश्वास ना करें। यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा मिल सके तो बच्चों के लिए यौन शिक्षा स्कूलों में दिया जाना अनिवार्य है। ऐसा संदीजन का प्रश्न है, याद रखें ताकि वो अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें। लोगों को जनन अंगों, किशोरावस्था और उससे संबंधित परिवर्तनों, सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं, यौन यौन संचारित रोगों जैसे एड्स के बारे में जानकारी, विशेष रूप से किशोर आयु वर्ग के जनन संबंधी स्वस्थ जीवन बिताने में सहायक होती है। लोगों को शिक्षित करना, विशेष रूप से जनन क्षम जोड़ी तथा वे लोग जिनकी आयु विवाह योग्य है, उन्हें उपलब्ध जन्म नियंत्रण यानी गर्भरोधक विकल्पों एवं गर्भवती महिलाओं की देखभाल, मां और बच्चे के प्रसव उत्तर यानी प्रसव के बाद पोस्ट नेटल देखभाल आदि के बारे में तथा स्तनपान को बढ़ावा देना। ठीक है, स्तनपान का महत्व बताना, बढ़ावा देना, लड़का और लड़की को समान महत्व देना, समान अवसर देने की जानकारी आदि के जागरूक स्वस्थ परिवारों का निर्माण करना। अब इसमें एक ही पैराग्राफ में सारी बातें कह देगी। देखिए, कह रहा है क्या क्या चाहिए आपको। जन्म नियंत्रण यानी जनसंख्या नहीं बढ़ने देना है। गर्भवती महिलाओं की देखभाल सरकार देती है, आशा कार्यकारिणी खा जाती है। देखिए, बात थोड़ी कड़वी है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार से आए हुए बहुत से ऐसी सामग्री होती है जो आशा कार्यकारिणी होती है, आपने देखा होगा, वो सब श्रेणी बनाती हैं कि कौन सी महिला प्रेग्नेंट है, उसके हिसाब से डाटा जाता है। बहुत से पोषक तत्व, आयरन, विटामिन, मिनरल के तत्व आते हैं जो उन महिलाओं के लिए आते हैं, सरकार के द्वारा दिया जाता है। वो लेकिन वहां तक पहुंचता ही नहीं, उसके पहले ही वहीं बिक जाता है, जहां से निकलता है एसडीएम ऑफिस के पास से, जहां से परिवार कल्याण मंत्रालय से जहां से निकलता है, वो वहीं बिक जाता है, उसी बाजार में बिक जाता है, गांव तक घर तक पहुंचता नहीं। माँ और बच्चे के प्रसवोत्तर, माँ के और बच्चे के जब प्रसव हो गया, बच्चा पैदा होने के बाद उन दोनों की अच्छे से देखभाल करना, स्तनपान को महत्व देना, ठीक है, और लड़का और लड़की में कोई भी अंतर ना करना, समान अवसर, जानकारी और ये सब परिवार का निर्माण करना। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं तथा सामाजिक उत्पीड़नों जैसे कि यौन दुरुपयोगों और यौन संबंधी अपराधों आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है ताकि लोग उन्हें रोकने में जन्मात्मक रूप से जिम्मेदार और सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के विचार करें और आवश्यक कदम उठाएं। जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए मजबूत संरचनात्मक सुविधाओं, व्यावसायिक विशेषज्ञता तथा भरपूर भौतिक सहारों की आवश्यकता होती है। लोगों को जनन संबंधी समस्या जैसे कि सगर्भता, अब जनन संबंधी समस्या क्या है, सगर्भता, और ठीक, प्रसव के समय सगर्भता यानी गर्भधारण के समय हो सकती है, प्रसव के समय हो सकती है, यौन संचारित रोग हो सकते हैं, गर्भपात हो सकता है, गर्भ निरोधक
टेबलेट या जो भी क्रीम टेबलेट ये सब आते हैं उससे हो सकती है। ऋतुस्राव जिसे माहवारी कहते हैं, इससे समस्या आ सकती है। संबंधित समस्या, बंधता, बांझपन आदि के बारे में चिकित्सा सहायता एवं देखभाल उपलब्ध कराना आवश्यक है। समय समय पर बेहतर तकनीकों और कई रणनीतियों को क्रियान्वित करने की भी आवश्यकता होती है ताकि लोगों को अधिक सुचारू रूप से देखभाल और सहायता की जा सके। बढ़ती मादा भ्रूण हत्या को कानूनी रोक के लिए उल्व वेधन यानी एमनियोसेंटोसिस, जो जिस पाउच में बच्चा रहता है, एमनियाटिक मेम्ब्रेन कहते हैं, उससे लिंग की जांच की जाती है और लिंग की जांच पर प्रतिबंध लगना चाहिए ताकि किसी भी समाज में लड़की लड़के का संतुलन बराबर रहे। आज कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। एमनियोसेंटोसिस में एमनियोटिक द्रव्य में घुले, कह रहा है एमनियोसेंटोसिस यानी उल्व वेदन में एमनियाटिक, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा, घुले पदार्थों को विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है जिससे ये पता चल जाता है कि पैदा होने वाली संतान में कोई आनुवांशिक रोग तो नहीं है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का आपको बताइए कितना होता है क्रोमोसोम। तो डाउन सिंड्रोम में 21वें नंबर का जो होता है उसे ट्राइसोमी हो जाती है और 47 गुणसूत्र हो जाता है। एक होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र हो जाते हैं, यक्स जीरो की कंडीशन आ जाती है। और एक सिंड्रोम होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्लाइनफेंडर, यक्स एक्स वाई हो जाते हैं, ये हो जाता है आपका थर्ड जेंडर जिसे कहते हैं। हीमोफीलिया संबंधित बीमारी, इसके आगे सब बीमारियां दी गई हैं उसे पढ़ेंगे। सिकल सेल एनीमिया आदि के बारे में पता लगाया जा सकता है कि बच्चे में भविष्य में क्या ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर ऐसी समस्याएं हो सकती हैं तो उस बच्चे की गर्भ को समाप्त किया जा सकता है, यानी उस बच्चे का गर्भ में ही मौत की जा सकती है, यानी एबार्शन कराया जा सकता है। परंतु आगे दिया गया है, तथा जनन संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है। सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियां नई विधियां तलाशने के विद्यमान ही बेहतर बनाने में काम कर रही हैं। आप जानते हैं कि सहेली सहेली नामक एक दवा आती है। सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत में लखनऊ में केंद्रीय सीडीआरआई, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट सीडीआरआई ने तैयार की है। जो सहेली नामक दवा है, इसे खाने से जो है गर्भ होने की संभावना समाप्त हो जाती है। यौन संबंधित मामलों के बारे में बेहतर जागरूकता, अधिकाधिक संख्या में चिकित्सा सहायता प्राप्त, प्रसव और बेहतर प्रसव उत्तर देखभाल से मातृ और शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। लघु परिवार वाले जोड़ों की संख्या बढ़ी है। यौन संचालित रोगों की सही जांच पड़ताल और देखभाल और कुल मिलाकर सभी यौन समस्याओं हेतु बढ़ी हुई चिकित्सा सुविधाओं का होना आज समाज के बेहतर जनन स्वास्थ्य की ओर संकेत करते हैं। जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण, पिछली शताब्दी में किए गए विभिन्न क्षेत्रों में चौमुखी विकास से लोगों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है। हालांकि बेहतर जीवन दशाओं के साथ व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि में विस्फोटक प्रभाव डालती हैं। सन 1900 ईस्वी में पूरे विश्व में लगभग सन 1900 ईस्वी में पूरे विश्व में लगभग 2 करोड़ यानी 2000 मिलियन थी और 2000 में तेजी से बढ़कर के 6 अरब मिलियन हो गई और 2011 में 7.2 अरब पाई गई। ठीक यही प्रवृत्ति भारत में भी देखी गई। हमारी जनसंख्या देश की आजादी के समय लगभग 350 मिलियन यानी अर्थात 35 करोड़, 2000 में तीव्र दर से बढ़ते हुए 1000 मिलियन अर्थात 1 करोड़, मतलब 100 करोड़, और जो है उसके बाद 2011 में 1.2 बिलियन अर्थात एक कितना पहुंच गया 1.2 यानी 1 करोड़ 20 लाख हो गई, 120 करोड़ हो गई। इसका मतलब यह है कि आज दुनिया का हर छठा आदमी मनुष्य भारतीय, माफ करिए, हर छठा आदमी जो है वो क्या है, भारतीय। इस सब का कारण संभवतः मृत्यु दर में तीव्र गिरावट और मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कमी के कारण साथ साथ जन्म आयु के लोगों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही। हालांकि हमने अपने जनन और बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के माध्यम से इस जनसंख्या वृद्धि दर में कमी तो की, लेकिन यह कमी नाम मात्र की हुई। 2001
की जनगणना के अनुसार यह वृद्धि 2% अर्थात लगभग 1000 में 20 व्यक्ति प्रतिवर्ष थी। यद्यपि इस वृद्धि दर में हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी। इसी प्रकार से चेतावनीपूर्ण वृद्धि दर के मूलभूत आवश्यकताओं का नितांत अभाव हो सकता है, जैसा कि अन्न, आवास, कपड़े। भाई अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो कंपटीशन बढ़ेगा और ना तो भोजन होगा, ना कपड़ा होगा, ना ही आवास होगा। हमने भले ही इन मदों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की हो, लेकिन इसलिए सरकार पर यह दबाव था कि इस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि दर को काबू करने के लिए गंभीर उपाय सोचे जाएं। इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय यह था कि लघु परिवार को बढ़ावा देने हेतु गर्भ निरोधक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। आपने शायद संचार माध्यमों में विज्ञापन के साथ साथ खुशी परिवार को प्रदर्शित करते हुए पोस्टर और पर्चे भी देखे होंगे, जहां पर खुशहाल जोड़े के साथ 2 बच्चों का परिवार हम दो हमारे दो नारे के साथ प्रदर्शित किया गया। बहुत सारे जोड़ों में ने विशेष रूप से शहरों के कामकाजी युवा दंपतियों में हम दो हमारा एक का नारा अपनाया। विवाह की वैधानिक आयु स्त्री के लिए 18 वर्ष और पुरुष के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित की गई और इस समस्या से निपटने हेतु लघु परिवार के लिए जोड़ों को प्रोत्साहित किया गया। आइए यहाँ पर कुछ सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाले गर्भ निरोधक के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, कह रहा है एक आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता के हितों में रक्षा करने वाला आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, पहला। प्रभावी होना चाहिए, दूसरा। और तीसरा, आनुषंगिक प्रभाव और दुष्प्रभाव नहीं होने चाहिए, यानी उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही उपयोगकर्ता की कामेच्छा, यानी जब उसकी कामेच्छा मतलब जब सेक्सुअल काम, यहाँ काम का मतलब काम भावना है, तो उसकी इच्छा हो तब वो, प्रेरणा हो तब वो, मैथुन में बाधक ना हो, ऐसी कोई भी समस्या ना है। पता चला उसके काम करने की इच्छा यानी जो संभोग की इच्छा वो मर जाए, ऐसा नहीं। उसकी प्रेरणा मर जाए, ऐसा नहीं। मैथुन में उसका बाधक हो यानी वो सेक्स क्रिया ना कर सके, ऐसा कोई भी कार्य ऐसे जो जन गर्भ निरोधक है उसके द्वारा ना किया जाए। आजकल व्यापक परिधि में गर्भ निरोधक साधन जैसे कि आसानी से उपलब्ध हैं, उन्हें मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे पहला वर्गीकरण है प्राकृतिक परंपरागत, यानी जो नियम है, नेचुरल प्रोसेस है उसके द्वारा। रोध बैरियर विधि, आईयूडी, ठीक, कॉपर टी जिसे कहते हैं, आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, अभी आगे इसके बारे में पढ़ना है। मुख में लेने योग्य गर्भ निरोधक और कई ऐसे टेबलेट्स हैं जो है मुख में खाए जा सकते हैं। टीका लगवा करके, अंतररोपण और शल्य क्रिया विधियां, ये कुछ हैं जिनके बारे में पढ़ना। पहले आते हैं प्राकृतिक विधि, जो नेचुरल मेथड है, जिसके द्वारा बच्चों के जन्म दर में गैप किया जा सकता है या बच्चे नहीं पैदा किए जा सकते हैं और संभोग की स्थिति भी बनी रह सकती है। वो कौन सी, यहाँ पे ये विधियां अंडाणु यानी ओवम के शुक्राणुओं के संगम को रोकने के लिए, कहता है ना कि हर रिप्रोडक्शन से बच्चे नहीं पैदा हो सकते, क्योंकि जब तक नर और मादा युग्मक नहीं मिलेंगे तब तक बच्चा नहीं पैदा होगा। तो कह रहा है नर और मादा युग्मक के शुक्राणुओं को मिलने के सिद्धांत पर कार्य करती है। इनमें से एक उपाय आवधिक संयम है। इसमें एक दंपति माहवारी चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच की अवधि, 10वें जैसे माहवारी चक्र मान लीजिए 1 से 5 तारीख तक ये जो है ये रसलन पीरियड होता है, इसके बाद का जो होता तो 10 दिन, इसके बाद 15 तारीख आ गई और 15 से लेकर के 17 तक मतलब 7 दिन और 22 तारीख तक, तो ये इसके पास जो है मैथुन से बचते हैं। इस समय जो है 15वें से लेकर 17वें दिन तक का जो पीरियड है, इस बीच में अगर वो रिप्रोडक्शन करते हैं तो बच्चा होने के चांस बहुत ज्यादा होता है। अंडोत्सर्ग के अपेक्षित अवधि मानते हैं। इस अवधि के दौरान निषेचन यौन उर्वर गर्भधारण के अनुसार बहुत अधिक होने के कारण निषेच अवधि कहा जाता है। इस तरह से इस दौरान मैथुन सहवास न करने से गर्भधारण करने से बचा जा सकता है। बाह्य स्खलन या आंतरिक मैथुन कोट्स एक अन्य विधि जिसमें पुरुष अति संभोग के दौरान वीर स्खलन से ठीक पहले स्त्री की ओर से अपना लिंग बाहर निकाल करके वीर सेचन से बच सकता है। स्तनपान अनार्तो लैक्टेशनल एमोरिया, इस विधि
विधि इस तथ्य पर निर्भर करती कि प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग और आवर्तन चक्र शुरू नहीं होता है। इसलिए जितने दिनों तक माता शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराना जारी रखती है, इस दौरान शिशु को मां के दूध के अलावा ऊपर के पानी या अतिरिक्त दूध भी नहीं दिया जाना चाहिए। यह अवधि 4 से 6 माह की होती है। गर्भधारण के अवसर लगभग शून्य हो जाते हैं। यह विधि प्रसव के बाद ज्यादा से ज्यादा 6 माह की अवधि तक ही कारगर मानी जाती है। चूंकि उपर्युक्त विधियों में किसी दवा या साधन का उपयोग नहीं होता है, अतः ऐसी विधियों में दुष्प्रभाव शून्य के बराबर होते हैं। हालांकि इसके सफल होने की दर काफी अधिक होती है। असफल होने की दर काफी अधिक होती है। कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं उनमें अंडोत्सर्ग होने के बाद अंडा जीवित रहता है, मरता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में कभी भी गर्भधारण की संभावना बढ़ सकती है। या कई कई ऐसी महिलाएं होती हैं जिसमें मिल्क सिक्रीशन के साथ ही साथ ओवम का विकास होने लगता है, तो ऐसी घटना से भी बच्चा हो सकता है। रोध बैरियर विधि विधियों के अंतर्गत रोध साधनों के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से एक दूसरे से मिलने से रोक दिया जाता है, जिससे पुरुष और स्त्री दोनों में यह उपलब्ध होते हैं, जैसे कि कंडोम कहते हैं। आदि रोधक उपाय होते हैं जिसे पतली रबर या लेटेक्स का बनाया जाता है, ताकि इसके उपयोग से पुरुष के लिंग या स्त्री की यौन में गर्भाशय ग्रीवा के संभोग से ठीक पहले ढक दिया जाए और रसखलित शुक्राणु जनन मार्ग में घुस ना सके। इससे गर्भधारण से बचा जा सकता है। पुरुषों के लिए कंडोम का मशरूम ब्रांड, जिसे निरोध कहते हैं, काफी लोकप्रिय है। हाल ही के वर्षों में कंडोम के उपयोग की तेजी वृद्धि हुई है। हालांकि इससे गर्भधारण के अलावा यौन संचालित रोगों और एड्स से भी बचाव जैसे अतिरिक्त लाभ हैं। स्त्री एवं पुरुष दोनों के ही कंडोम उपयोग के बाद फेंकने वाले होते हैं। इन्हें स्वयं ही लगाया जा सकता है और इस प्रकार उपयोगकर्ता की गोपनीयता भी बनी रहती है। डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी और वाल्ट आदि के रबर से बने रोधक उपाय हैं जो स्त्री के जनन मार्ग में सहवास से पूर्व गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए लगाए जाते हैं। यह गर्भाशय ग्रीवा को ढककर शुक्राणुओं के प्रवेश को रोककर गर्भधारण से छुटकारा दिलाते हैं। इन्हें पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही इन रोधक साधनों के साथ साथ शुक्राणु नाशक क्रीम, जेली एवं जैसे फोम जैसे कई प्राय इस्तेमाल किया जाता है। इससे इनकी गर्भधारण की क्षमता काफी बढ़ जाती है। भारत में दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय विधि अंतःगर्भाशय युक्ति इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आईयूडी का उपयोग है। ये युक्तियां डॉक्टरों एवं अनुभवी नर्सों द्वारा यौन मार्ग में गर्भाशय में लगाई जाती हैं। आजकल विभिन्न प्रकार की अंतःगर्भाशय युक्तियां उपलब्ध हैं, जैसा कि औषधि रहित या आईयूडी, इसे लिपलेस लूप कहते हैं, ताबा मोचित आईयूडी कॉपर टी कहते हैं, मल्टीलोड 370 कॉपर टी कहते हैं, हार्मोनल मोचल आईयूडी, प्रोजेस्ट्राट, यल ये जी 20 आदि हैं। आईयूडी गर्भाशय के अंदर कॉपर के आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं का भक्षकाणु क्रिया यानी फैगोसाइटोसिस बढ़ा देती है, जिससे शुक्राणुओं की गतिशीलता तथा उसकी निषेचन क्षमता को कम हो जाती है। जिससे अतिरिक्त आईयूडी हार्मोन के गर्भाशय में भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बताते हैं और गर्भाशय ग्रीवा की शुक्राणुओं का विरोधी बनाते हैं। जो औरतें गर्भाशय में देरी या बच्चे के जन्म में अंतराल चाहती हैं, उनके लिए आईयूडी आदर्श गर्भ निरोधक है। भारत में गर्भ निरोधक की यह विधियां व्यापक रूप से प्रचलित है। महिलाओं द्वारा खाया जाने वाला एक अन्य गर्भ निरोधक प्रोजेस्टेरॉन अथवा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के संयोजन से बनी हुई या तो सिर्फ प्लेन प्रोजेस्टेरॉन है या दो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के संयोजन से बनी हुई टेबलेट जो मुख द्वारा लिया जाता है। यह मुख में टिकिया के रूप में ली जाती है और गोलियों यानी पिल्स जो टेबलेट्स हैं के साथ ही लोकप्रिय हैं। ये गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती हैं और इससे आवर्तन चक्र माहवारी के प्रथम 5 दिनों मुख्यतः पहले दिन से ही शुरू करनी चाहिए। गोलियां समाप्त होने के 7 दिनों के अंतर के बाद यह पुनः ऋतुस्राव शुरू होता है। इसे फिर से वैसे ही लिया जाता है। यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक गर्भ निरोधक की आवश्यकता होती है। ये अंडोत्सर्ग और रोपण
को संदमित करने के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा की गुणवत्ता को भी बदल देती है। इससे शुक्राणुओं के प्रवेश पर रोक लग जाती है और मंद गति हो जाती है और गोलियां महत्वपूर्ण, प्रभावशाली तथा कम दुष्प्रभाव वाली होती हैं तथा औरतों द्वारा खूब स्वीकार की जाती है। सहेली नामक नई गर्भ निरोधक गोली, जिसके बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी, एक गैर स्टेरॉयडली सामग्री है। यह हफ्ते में एक बार ली जाने वाली गोली है। इससे दुष्प्रभाव बहुत कम और इससे उच्च रोधक क्षमता वाली होती हैं। स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्टेरॉन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ संयोजन के टीके या त्वचा के नीचे अंतररोपित इम्प्लांट के रूप में किया जा सकता है। इससे कार्य की विधि ठीक गर्भधारण गोलियों की भांति होती है और काफी लंबी अवधि के लिए प्रभावशाली होता है। मैथुन के 72 घंटे के भीतर ही प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन संयोजन का उपयोग या आईयूडी का उपयोग से आपातकालिक गर्भधारण के रूप में बहुत ही प्रभावी पाया जाता है और इन्हें बलात्कार या सामान्य लापरवाही, असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होने वाली संभावित सगर्भता से बचने के लिए किया जाता है। शल्यक्रिया विधियां, जिन्हें बंधकरण भी कहते हैं, प्रायः उन लोगों के लिए सुझाई जाती हैं जिन्हें आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए तथा वे ऐसी स्थायी माध्यम के रूप में पुरुष स्त्री के एक अपनाना चाहिए। शल्यक्रिया की दखलंदाजी से युग्मक परिवहन संचार रोक दिया जाता है, फलतः गर्भधान नहीं होता। बंधकरण प्रक्रिया को पुरुषों के लिए शुक्रवाहक यानी वैसेक्टोमी और महिलाओं के लिए जो है ट्यूबेक्टोमी यानी नलिका उच्छेदन कहते हैं। जनसाधारण में इन क्रियाओं को पुरुष और महिला नसबंदी के नाम से जाना जाता है। शुक्रवाहक उच्छेदन में अंडकोश शुक्रवाहक के चीरा लगा करके छोटा सा भाग काट कर निकाल तथा बांध दिया जाता है, जबकि स्त्रियों में यह चीरा जो है यौन के डिंबवाहिनी में नली में छोटा सा भाग निकालकर बांध दिया जाता है। यह तकनीकी बहुत ही प्रभावशाली होती है, पर इससे पूर्व स्थिति लाने की गुंजाइश नहीं होती। अगर एक बार ऑपरेशन हो गया, दोबारा अगर आप चाहते हैं तो ऐसा आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर हम इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि उपयुक्त गर्भ निरोधक उपायों का चुनाव और उपयोग किसी शिक्षित चिकित्सा कर्मी या विशेषज्ञ के परामर्श द्वारा ही किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यक ध्यान में रखना चाहिए कि जनन स्वास्थ्य के रखरखाव हेतु गर्भ निरोधक नियमित रूप से अपेक्षित नहीं होते हैं। वास्तव में इनका उपयोग प्राकृतिक प्रक्रिया जनन जैसे गर्भाधान सगर्भता के विरुद्ध है। इन सबके बावजूद व्यक्तियों को इन विधियों का इस्तेमाल करने के लिए विवश होना पड़ता है, और फिर चाहे सगर्भता रोकने या देरी के इस्तेमाल करने की निजी कारण क्यों न बना हो। इससे संदेह नहीं कि विधियों में व्यापक उपयोग की जनसंख्या के अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। फिर भी इन उपायों को संभावित दुष्प्रभावों में मछली उत्पीड़न, उदरी पीड़ा, बीच बीच में रक्तस्राव, अनियमित रक्तस्राव या यहाँ तक कि स्तन कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। यद्यपि यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इनकी पूरी तरह से अपेक्षा नहीं की जा सकती है। मित्रों, ये था आपकी 3 पॉइंट खत्म हो गई। अभी 3 पॉइंट आपको बची, सगर्भता का चिकित्सकीय समापन और उसके बाद यौन संचारित रोग। चूंकि ये बड़ी बड़ी टॉपिक हैं तो अगली बंधता है और उसके बाद आपकी 3 टॉपिक हैं जो अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आधा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, आधा चैप्टर आपका बचा है, जिसके लिए हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।